प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद पर कसेगा योगी सरकार का शिकंजा। अतीक की 18 और संपत्तियां की जाएंगी जब्त। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके 4 गुर्गों के एनकाउंटर में पुलिस को मिली क्लीन चिट। न्यायिक और मजिस्ट्रेटी जांच में एनकाउंटर सही पाया गया। और लखनऊ के अजीत सिंह हत्याकांड में गुरु सिंह और अखंड सिंह की कोर्ट में पेशी। घायल शूटर निकला सुनील राठी गैंग का सदस्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। संभल से एक बड़ी खबर आ रही जहां पर एक विवाहिता का कंकाल मिलने से सनसनी मची इलाके में। आपको बता दें कि 9 दिनों से लापता थी विवाहिता। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप है। पति और ससुर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेकर के पूछताछ लगातार जारी है। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप है। तो चंदौसी कोतवाली के सीता रोड का यह मामला है। तो ससुराल वालों पर पूरी तरीके से आरोप है। पति और ससुर फिलहाल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन पर लगातार जिनसे पूछताछ जारी है। तो दहेज का मामला है या फिर कुछ और मामला है, इस पर पुलिस फिलहाल तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। तो हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की इस वक्त, जहां पर इलाके में विवाहिता का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी मची है। 9 दिनों से लापता थी विवाहिता। लापरवाही साफ तौर पर पुलिस की भी नजर आ रही है। ससुराल वालों पर फिलहाल प्रथम दृष्टया हत्या का आरोप है। पति ससुर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ जारी है। चंदौसी कोतवाली के सीता रोड का ये मामला है। मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए। मुजम्मिल, 9 दिनों से पीड़िता गायब थी। इस बीच क्या कुछ पुलिस ने किया, ढूंढने के लिए प्रयास किया? पति और ससुर को गिरफ्तार किया है, उससे गिरफ्तार के दौरान क्या कुछ बातें निकल करके आ पाई हैं? पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। आलोक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मामला विधायिका की मौत का आया है और इसका शव इसके ससुराल के पक्षी लोगों से सामने आया है, लेकिन देखने बात है कि पुलिस को जिस तरह से सूचना दी उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन खुद पुलिस से आरोप है परिजनों का कि इन्होंने थाने में बैठकर फैसला करा दिया। लेकिन अगर जिस तरह से अभी सामने बात आ रही है, परिजन उसके सीधी पर मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये बेटी हमारे सबूत कर देते, पुलिस अगर थाने में बैठकर पंचायत नहीं लगाती, तो थाने की पंचायत से कहीं ना कहीं जिस तरह से इसकी जो आज लड़की की हत्या हुई है उस हत्या का आरोप न लगाते हुए फिलहाल पुलिस प्रशासन सीधी तरह से लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहां पर जिस तरह थाने बैठकर पंचायत की गई, लड़की को ससुराल के पक्ष में दे दिया और उन्हीं ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल अभी पुलिस पूरी तरह से वहां के जो इसके ससुराल पक्ष के लोगों को लेकर मौके पर पहुंची है। निशानदेही पर उसका वहां पर कंकाल बरामद किया गया है। 2 पति और उसका ससुर हिरासत में है, लेकिन परिजनों का सीधी तौर पर पुलिस की लापरवाही की बात की जा रही है। उधर अभी जो अधिकारी से बात की है वो पूरी जानकारी के बाद, पूछताछ के बाद बताने की बात की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल क्या कुछ पुलिस ने अब तक पूछताछ के दौरान बातें निकल करके आ पाई हैं। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में हिंदू देवी देवताओं के अपमान से खफा तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने सैफ अली खान और अली अब्बास जफर का पुतला दहन किया और कहा कि वेब सीरीज तांडव फिल्म बनाने वालों की तत्काल गिरफ्तारी हो। इस दौरान स्वामी परमहंसाचार्य से बात की हमारे संवाददाता महेंद्र त्रिपाठी ने। खड़े हैं जगत गुरु परमहंसा जी के पास, जो आप देख रहे हैं हाथों में तलवार लिए हैं, क्योंकि तांडव फिल्म जो बनी है और वेब सीरीज पर उस पर काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ जो है धर्माचार्य जो है लग रहा है कि उस पर जो है भगवान का अपमान किया गया है, इसलिए वो तलवार लेके खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि देश भर में FIR भी हो चुकी है, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं है। हम उन्हीं से बात करते हैं, जगत गुरु परमहंसाचार्य से, वो इतने खफा क्यों हैं, क्यों हाथों में इनके तलवार है? देखिए, ऐसा है कि जो तांडव नाम की फिल्म बनी है वेब सीरीज, इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, भगवान श्री राम का और शिव का अपमान किया गया है, और जिसको लेकर के सभी साधु संत धर्माचार्य हिंदुओं में बड़ा आक्रोश है। और निरंतर जो है इस तरह की मूवियाँ बन रही हैं, इस तरह की वेब सीरीज बन रही है। तो इसलिए
सैफ अली खान और अली अब्बास जफ़र जो इसके अभिनेता और डायरेक्टर हैं, उनका मैंने आज जो है तो पोस्टर जलाया है और एक हफ्ता तक इंतजार करूंगा। यदि शासन प्रशासन, बड़ा दुख है कि अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यदि शासन प्रशासन उनके ऊपर रासुका लगा करके तुरंत गिरफ्तार करके और ये फांसी के फंदे पर नहीं झुलाता है तो हमने खड्ग उठा लिया है। और भगवान श्री राम का अपमान यदि होगा तो हम साधु संत जी के क्या करेंगे। जब फ्रांस में जो है तो ये कार्टून बनाने पर जो है पत्रकारों की हत्या हो जाती है और पूरे विश्व में मुसलमान विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए मुस्लिम कलाकारों को कि दूसरे धर्म के लोग जो हैं उनके धर्म का भी अपमान न हो। माने तुम्हें अपने धर्म में तो प्रेम है लेकिन दूसरे धर्म में तुम्हें कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमने खड्ग उठा लिया है कि अगर एक हफ्ते तक न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मैं खड्ग लेकर के रवाना हूँ। तो ये है जगत गुरु परमहंसाचार्य जो बता रहे हैं कि अगर वेब सीरीज के कलाकारों निर्माताओं पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो स्वयं तलवार लेकर निकलेंगे और अपने तरीके से उनको जो है दंड देंगे। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे, अयोध्या। सीतापुर में गन्ने से लदे ट्रक ने प्राइवेट बस में टक्कर मार दी, जिसके बाद बस में सवार 6 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तंबौर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर के पास हुए इस हादसे में घायल हुए सभी यात्रियों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हादसा इतना भयानक था कि इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। शमी, जो गंभीर रूप से घायल यात्री हैं, फिलहाल उनकी हालत कैसी है और जो प्राइवेट बस को मारी टक्कर, क्या कुछ ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई और कुल मिलाकर लापरवाही कहां पर सामने आई? शमी जी बिल्कुल आलोक, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है ये तंबौर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर जो है एक गन्ने से भरे ट्रक में जो है प्राइवेट बस ने पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें जो है करीब 5 से 6 लोग जो यात्री थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जो है इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जो गन्ने से भरा ट्रक था उसका जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया है, गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर भाग निकला है। फिलहाल जो घायल यात्री उनका जो इलाज है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्राइवेट बस को मारी टक्कर और घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। रफ्तार का कहर एक बार फिर कहीं ना कहीं सामने आया। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की लाभार्थी महिलाओं से बात की। सहारनपुर की बालाजी नाम की ग्राम चुनौटीगाड़ा की महिला भी शामिल रही। प्रधानमंत्री आवासीय योजना की लाभार्थी महिला बालाजी ने बताया कि वो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना से बने मकान से बेहद खुश हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहती हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये पूछा है कि मकान है कि नहीं। मकान जी नहीं, मकान नहीं है। गरीबी आदमी है हम, मेहनत मजदूरी करते हैं। एक मकान मिल गया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे, क्या धन्यवाद देना चाहोगे? बार बार तुम ही प्रधानमंत्री बनो। कैसी सरकार लगती है? अच्छी लगती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम डिजिटल माध्यम से किया गया। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता की, जिसमें सहारनपुर, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और काशी, इन लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बातचीत हुई। उनका हालचाल जाना, उनके मकानों के पैसे के विषय में जाना, उनको किसी अन्य प्रकार की कोई तकलीफ दिक्कत न हो, इन विषयों के बारे में उनसे जानकारी ली। सोनभद्र में शक्तिनगर थाना क्षेत्र में पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पति पत्नी के विवाद में गुस्साई पत्नी ने लकड़ी से पति के सिर पर वार कर दिया, जिसमें सिर में चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई।
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पति राजेश और पत्नी नाजन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें पत्नी द्वारा पति के सिर पर डंडे से वार कर दिया गया, जिसमें गंभीर चोट आने से पति राजेश की मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई की तहरीर पर नाजन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मियाँ बीच में झगड़ा हो रहा था, तो हमको मार रहा था, तो हम भी गुस्सा से ठेल दिए और 2 डंडा लगा दिए, बस इतना ही हुआ। क्या चीज से मारी है? कब की घटना है, कब हुआ है? कल कितने बजे? 5 बजे। तो क्या पुलिस को सूचना आप दी है? नहीं, ये पूरा नहीं मालूम है। ड्यूटी पे गए थे हम, रात को आए 6-7 बजे, तब मालूम चला कि मारपीट हुआ है, चोट लगने पर मौत हो गई। किसकी मारपीट हुई थी? पति पत्नी में। तो क्या पुलिस को आप सूचना दिए थे? सूचना कल रात से फोन लगा रहे, नंबर बदल गया पुलिस स्टेशन का, सब बोलता है, लगा के परेशान है। तो भाई की कैसे मौत हुई, क्या चीज से? अभी यही दोनों था, यही दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहा था, पता नहीं। राजकिशन पहाड़ी क्षेत्र में कल पति पत्नी के विवाद में दोनों के बीच मारपीट के दौरान पत्नी नाचन पाकुर के द्वारा चलाए गए डंडे से उसके पति राधे टूटू की मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में मृतक राधे टूटू के भाई सुंदर टूटू द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके और पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। गाजियाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां पर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। तो गाजियाबाद कोर्ट ने सुनाई सजाए मौत। बड़ी खबर, 29 दिसंबर को दाखिल हुआ था आरोपित और 20 दिन की सुनवाई में हुआ एक ऐतिहासिक फैसला। कम समय में आरोपी को मिली सजा। गाजियाबाद कोर्ट ने सुनाई सजाए मौत। तो 20 दिन की सुनवाई में यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है। हम बात कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर का। तो दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। गाजियाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया सजाए मौत। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को दाखिल हुआ था आरोप पत्र और 20 दिन की सुनवाई में ये ऐतिहासिक फैसला हुआ। तो 29 दिसंबर को दाखिल हुआ था आरोप पत्र। तो कम समय में, अमूमन जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट का लगातार जिस तरीके से चलन सामने आ रहा है और उसी की परिणत पर यह फैसला सुनाया गया। तो गाजियाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद कोर्ट ने सुनाई सजाए मौत। बड़ी खबर, 29 दिसंबर को दाखिल हुआ था आरोप पत्र और पूरी तरीके से सुझाव मांगे गए, कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई और आखिरकार 20 दिन की सुनवाई में यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है।
जावेद चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। जावेद, एक ऐतिहासिक फैसला, 20 दिन की सुनवाई में क्या कुछ अपडेट रहा? देखिए आलोक जी, मैं बता दूं आपको, ये गाजियाबाद के इतिहास में पहला ऐसा मामला आया है जहां जज ने इस मामले की सुनवाई 20 दिनों में पूरी कर दी और 20 दिनों की पूरी सुनवाई में 10 गवाहों को पेश किया गया, जहां पर साक्ष्य के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। मामला पूरा 29 अक्टूबर का है, जहां पर एक 2.5 साल की एक मासूम बच्ची गुमशुदा हुई थी, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में बच्ची की लाश को इंडस्ट्री एरिया के कविनगर के इंडस्ट्री एरिया के पास से नाले के पास से बरामद किया गया था। वहीं बच्ची की जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें रेप की पुष्टि हुई। रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने पूरा मुकदमा दर्ज कर लिया, पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दिन देखा गया कि उसमें कुछ खास अहम लोगों को जांच पड़ताल के लिए उनसे पूछताछ की गई, तो उसमें पता चला कि बच्ची का रिश्ते का चाचा लगने वाला युवक चंदन ही लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसने पहले रेप किया, फिर उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर शव को नाले की झाड़ियों के पास फेंक दिया। और पुलिस ने इस पूरे मामले में यानी कि 29 अक्टूबर के बाद 29 दिसंबर तक इसमें चार्जशीट फाइल की और चार्जशीट फाइल कर इसमें 10 गवाहों को रखा गया। और पॉक्सो एक्ट के सेशन जज महेंद्र श्रीवास्तव ने 10 गवाहों के और साक्ष्य के आधार पर चंदन को इसमें दोषी करार दिया। कल उसको दोषी करार दिया था, आज उसको फांसी की सजा दे दी गई है। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि उस हैवान को उसकी हैवानियत की सजा मिल गई, वो भी कम समय में। कि ऐतिहासिक फैसला नजीर बना। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो फास्ट ट्रैक अदालत पर भी लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यकीन करने लगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फतेहपुर में 32 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने में बैठे किसानों को हटाने पुलिस पहुंची। पुलिस फोर्स को देख किसान भड़क गए और किसानों ने जिला प्रशासन का विरोध करते हुए बीजेपी नेताओं पर भड़कते हुए धमकी देकर कहा, बीजेपी नेता गांव आया तो उसकी खैर नहीं। वहीं किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, लेकिन 4 दिनों से जिला प्रशासन द्वारा धमकाया जा रहा है। लेकिन किसान कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन पर लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। हालांकि इस पूरी कवायद के बीच दिल्ली में विज्ञान भवन में किसानों सरकारों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन अभी भी बेनतीजा साबित हो रही है। तथ्यों पर तमाम बात की जा रही है, लेकिन किसान कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। प्रशासन 4 दिन से लगातार बदतमीजी करता है। आज तो पूरे नहर कॉलोनी की छावनी बना दिया गया। आज हमने कार्यकारिणी में एक निर्णय लिया है, अब हम जय जवान न कह के जय किसान जय संविधान बोलेंगे। शासन को भी समझ में आवे, जो ये पुलिस आड़े आ रही इसकी भी समझ में आवे। भाई किसी अधिकारी का आदेश नहीं है, किसी मंत्री का आदेश नहीं है, किसी मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं है गिरफ्तार करने के लिए। ये पुलिस क्यों दबाव बना रही है बिला वजह? इसलिए बना रही है ना कि हम जय जवान कहते हैं। तो आज कार्यकारिणी में यहाँ पे हम फतेहपुर में एक निर्णय लिया हमने एक तमंच से कि भाई सबसे पहले इन्हें सबक सिखाओ। तो जय जवान न कहकर जय संविधान बोलो, जय किसान जय संविधान। ये केंद्र सरकार का मामला है, जैसा पूरे देश को पता है कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल लाया गया, तो वो भी ये बिल तब लाया गया था जब पूरे देश के में कोरोना जैसी महामारी थी। तब लोकतंत्र में लोकसभा चला करके सड़कें सुनी थी और सांसद को आवारा करके बिल लाया गया, तो उसके विरोध में पूरे देश का किसान बैठा हुआ है। अब किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? लगातार प्रशासन के द्वारा इस धरने को समाप्त करने का, ताकि प्रदेश सरकार के कोई मामला ही नहीं, ना हम किसी को ज्ञापन देना चाहते हैं, ना हमें शासन प्रशासन से कोई तकलीफ है, फिर भी। वहीं उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने तापमान का पारा नीचे पहुंचा दिया और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिन बर दिन जो पारा है वो गिरता चला जा रहा है और मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। लखनऊ का समता मूलक चौराहा है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखिए जो विजिबिलिटी है वो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। इस चौराहे से आमतौर पे जो आसपास का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि काफ़ी दूर से नज़र आती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर
कोई भी बिल्डिंग आपको फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी व्यस्त चौराहा है लखनऊ का, और जो मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि कुछ दिन में या कुछ समय बाद बारिश भी हो सकती है। और सुबह का 8:30 बजे का ये समय है, और आप देख सकते हैं सामने कितना घना कोहरा है। एक भी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं जो ठंड है वो लगातार जारी है, और ये कब तक जारी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोगों का जो जीना है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, खास तौर पर उन लोग के लिए जिनको सुबह ही अपने काम पर निकलना पड़ता है। जगह जगह पर अलाव जल रहे हैं, लोग आग जलाकर इस ठंडक से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी व्यस्त चौराहा लखनऊ का है, दूर दूर तक पूरा जो है विजिबिलिटी रहती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं। लेकिन हमारे कैमरा अभी कुछ भी इसमें कैद नहीं कर पाया, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि अभी फिलहाल इससे कोई भी निजात मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन सनोज शर्मा के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे, लखनऊ। वहीं लखनऊ में इंदिरा नगर के रेडियंस हॉल में शिल्प कला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से भिन्न भिन्न उत्पादों को शहरवासियों के लिए सुनियोजित ढंग से एकत्रित किया गया, और शहरवासियों की प्रदर्शनी में काफी अभिरुचि भी देखने को मिली। साथ ही हस्त निर्मित बैग, लिफाफे और पौधे को प्रदर्शनी में विशेष स्थान दिया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रियंका यादव ने बताया कि इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मशहूर कवियत्री डॉक्टर मालविका हरिओम ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी, और साथ ही विभिन्न जनपदों से आए हुए स्टॉलर्स अपनी अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। संस्था की अध्यक्षा प्रियंका यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य हस्तकला एवं शिल्पकला को बढ़ावा देना है। साथ ही हम शहरवासियों से गुजारिश करेंगे कि आप हमारी प्रदर्शनी में आकर इस अवसर का लाभ उठाएं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इसी वजह से हर किसी में मनोवैज्ञानिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती नजर आ रही है। इसके बदलाव की बानगी राजधानी लखनऊ में उस वक्त देखने को मिली जब किशोर कुमार एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट की तरफ से डी बैंक शो का आयोजन बंगाली थीम पर किया गया, जिसमें फैंसी ड्रेस फैशन शो के साथ साथ गीत संगीत की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। साथ ही विभिन्न व्यंजनों का दर्शकों ने खूब आनंद भी उठाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के साथ साथ कल्चर की भी झलक देखने को मिली, और जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत भी की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी के साथ साथ सुधीर अलवासिया रहे। इस शो को सफल बनाने के लिए आयोजक की भूमिका में शिमूल बनर्जी, पूजा, संजय, रूपेश, सृष्टि और दीपांकर जैसे लोगों का काफी अहम योगदान रहा, जिन्होंने कार्यक्रम में कोविड की गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा। आपको बता दें कि शुभंकर भट्टाचार्य जाने माने सोशल वर्कर और मीडिया प्रवक्ता हैं। शुभंकर लगातार समाज के उत्थान के लिए काम करने के साथ ही नई प्रतिभाओं को भी मंच देते आ रहे हैं, जिसकी समाज में लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों का रिजल्ट लगभग फाइनल हो गया है। विधान परिषद में बीजेपी की ताकत जहां बढ़ती जा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है। इसके बावजूद अभी उच्च सदन में सपा के सदस्यों की संख्या काफी है, जिसके दम पर अब वो सभापति के पद को लेकर दावेदारी करने की तैयारी में है, और बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है कि उच्च सदन की कुर्सी पर भी उसका कब्जा हो सके। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 12 सीटों के नतीजे फाइनल हो गए और गुरुवार को बीजेपी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्यों की जीत का ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे महेश चंद्र शर्मा का नामांकन मंगलवार को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, और इससे सपा के एक प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना भी तय हो गया है। अब लड़ाई विधान परिषद के सभापति को लेकर छिड़ने वाली है, क्योंकि मौजूद सभापति रमेश यादव का कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म हो रहा है और बीजेपी इस पर कब्जा जमाने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन संख्या बल के हिसाब से अभी भी समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है और वो अहमद हसन को सभापति का उम्मीदवार पेश कर वरिष्ठतम सदस्य के तौर पर प्रोटेम स्पीकर मनोनीत कराने की कोशिश करेगी। बताते चलें
कि उच्च सदन के सभापति रमेश यादव सपा प्रत्याशी के रूप में एमएलसी मनोनीत हुए थे। सपा सरकार में उन्हें परिषद का सभापति चुना गया था, जबकि उपसभापति का पद पहले से रिक्त है। रमेश चंद्र यादव का कार्यकाल खत्म होने के बाद सभापति के पद पर सपा एक बार फिर दावेदारी कर सकती है, लेकिन इस कुर्सी पर बीजेपी की भी नजर है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अहमद हसन को 87 साल की उम्र में 5वीं बार विधान परिषद भेजने का फैसला किया और इनका निर्विरोध चुना जाना तय है। ऐसे में सपा अहमद हसन को उच्च सदन के सभापति के पद पर बैठाने की पुरजोर कवायद करेगी, क्योंकि पार्टी का विधान परिषद में बहुमत भी है और समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश सभापति का चुनाव कराने या फिर परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर मनोनीत कराने पर रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी और वो भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। यूपी के 100 सदस्यीय विधान परिषद सदस्यों में से 12 सीटों पर चुनाव हुए हैं और इसके सपा के 6 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें से 2 सदस्यों का निर्विरोध चुना जाना तय है। ऐसे में सपा के विधान परिषद सदस्यों की संख्या 51 रह जाएगी और इनके दम पर सपा उच्च सदन के सभापति को जिता सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर अपने सदस्यों को निर्विरोध कराने के बाद भी उच्च सदन में बहुमत से दूर है। बीजेपी के 32 सदस्य हो रहे हैं और इसके अलावा अपना दल के 1, कांग्रेस के बागी दिनेश सिंह, शिक्षक 1 और निर्दलीय के 5 मिलाकर भी बीजेपी इतनी संख्या नहीं जुटा पा रही इसके दम पर अपना सभापति बना सके। और बीजेपी को उच्च सदन में बहुमत स्थानीय निकाय क्षेत्र की 35 एमएलसी सीटों के चुनाव के बाद ही हासिल हो सकता है। इसके लिए साल के आखिर तक इंतजार करना होगा और ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि फिलहाल किसी तरीके से सभापति का चुनाव ना हो और तब तक के लिए राज्यपाल से गैर सपा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नामित कराया जाए। ऐसे में सभापति के पद पर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त शह मात का खेल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।